हिंदी कथा लेखन जगत की प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, सिर्फ एक दिन। प्रस्तुत है कहानी सिर्फ एक दिन। उसने खिड़की के सीखचों से अपना चेहरा सटाया और तेज हवाओं के झोंके उसके चेहरे से टकराने लगे। बाहर सब कुछ अजनबी पर जाना पहचाना था। विपरीत दिशा में भागते पेड़, मैदान, फसलें, जानवर, नदियाँ, पहाड़, खंभे। ट्रेन किसी पुल के ऊपर से गुजरने लगी और अचानक डिब्बे में काफ़ी शोर भर आया। उसने अंदर निगाह दौड़ाई। अंदर भी उसका जाना पहचाना था। चुहल करती उसकी सहेलियाँ, उसकी 3 टीचरें, इधर उधर बिखरा सामान, पूरे डिब्बे में सब फैले हुए, तब बेतरतीब अलसाए। कोई पढ़ रही है, कोई हंस, किसी की दरिया सरीखी लंबी बातें, तो कोई खामोश गुमसुम, अपने आप में सिमटी हुई। किसी को पता तक नहीं चला और उसका पूरा संसार बदल गया। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए खिड़की की तरफ किया ही था कि अनीता सूद ने देख लिया। किसे याद करके मुस्कुरा रही है मेरी जान? उसने चुटकी ली। तुझे नहीं, वो अनमनी बाहर देखती रही। अच्छा, फिर कौन है वो? फिर वो हंसते हंसते गंभीर हो गई। एक बात है रितु, कहाँ है तू? अनु, हर बार मैं तुझे अपनी परेशानियों में शामिल नहीं कर सकती। तू मुझ तक हंसती हुई आती है, हंसती हुई ही जा। रितु ने हंसते हुए उसके गाल थपथपा दिए। मैं तुझ तक न हंसती हुई आना चाहती हूँ न जाना। रितु, काश मैं तेरा खोया हुआ तुझे लौटा सकती। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। रितु ने बेचारगी की मुद्रा में अपने हाथ फैला दिए। ये जो तेरा अपना आप तुझसे खो गया है, वो, उसे खोकर मैं खुश हूँ। रितु हंसी, बेबस हंसी। ये कैसी हंसी थी, घायल और तार तार। ये कुछ मिल जाए तो भर जाती, ना मिले तो रीति सी। तेरी इसी बात पर मैं तुझे चाहती हूँ। सच तू आखिर तू है। अनीता ने उसकी नाक पकड़कर हिला दी। चल आ, ताश खेलें। अकेली अकेली मत रहे। फिर वो अन्य सहेलियों की ओर मुड़ी। सुमन, रोजी, लिली, कुसुम, वीनू, आओ ताश खेलें। और सबने मिलकर जगह बनाई, पेटियां जमाई और खेल शुरू हो गया। कितना अच्छा है सब कुछ भूल कर जीना। ये लोग, ये लड़कियां कितनी खुशनसीब हैं। किस तरह बेपरवाही से जीती हैं, कितने मज़े से। और एक वो है, जीने के कितने अजब तरीके हैं उसके पास। जिए तो एक पल जी ले, ना चाहे तो ऊपर से बरस गुजर जाएं। वो सतह पर खामोश बैठी रहती है। ये खामोशी क्या है? तटस्थता, खालीपन, वैराग्य या भूकंप से पहले का सन्नाटा? अपने बारे में लगातार सोचते हुए कई बार उसे लगता है वो बेहद आत्मकेंद्रित होती जा रही है, जो उसके अंदर के रचनाकार के लिए गलत है। फिर भी कई बातें अनचाहे होती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। उसने उस क्षण खुद को अपने हाथों से निकल जाने दिया। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी। स्टेशन की चकाचौंध से सब चमत्कृत तो थी ही, पर रितु का दिल उछलकर उसके कंठ तक आ गया। हर बात में एक नया अर्थ था, नया और गहरा। कोई नहीं समझ सकता, बस वही जानती थी। रात के 12 बजे भी उसकी आंखें रोशनी से चकाचौंध क्यों हैं? क्यों ये भीषण शोर उसे मध्यम संगीत लग रहा है? क्यों हर शख्स जैसे उसे ही देख रहा है? क्यों हवा में खुशबू घुल गई है? क्यों क्यों? कितने प्रश्नों के उत्तर वो देती। उसने अन्य लड़कियों के साथ सामान उतारना शुरू कर दिया। फिर सभी ने अपना सामान स्वयं उठाया और टैक्सी स्टैंड की तरफ चल पड़ी, जैसे सारा शहर रितु के स्वागत में मुस्कुरा दिया। नियॉन लाइट्स जैसे पलट पलट कर उसे देख रही हैं। आज वो कितनी खुश है, कितनी उदास, कितनी व्याकुल। अनु, ये शहर कितना खूबसूरत है। सब कुछ है यहाँ, सब कुछ। उसने अनु के कान में धीरे से कहा। हाँ, सब कुछ है यहाँ, बस तू नहीं है। और अभी तूने इसकी खूबसूरती देखी कहाँ है? और रितु, सिर्फ जगह ही खूबसूरत नहीं होती, लोग भी तो। हाँ हाँ अनु, कुछ लोग भी बड़े खूबसूरत होते हैं, चाहे जिस तरह उन्हें देखो, किसी भी कोण से। रितु कहकर शर्मा गई। उसने अनु के कंधों पर मुंह छिपा लिया। मंजिल तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने जाने कितनी बातें कर डाली, उन बातों से बचकर जिन्हें रितु कहना नहीं चाहती थी और अनु का आग्रह नहीं था। मंजिल, रितु को सोचकर हंसी आ गई। जहाँ वो जा रही है मंजिल तो नहीं, हाँ पड़ाव जरूर है, वो भी सिर्फ एक दिन का।
फिर वो आगे निकल जाएगी, पड़ाव पीछे रह जाएगा। पड़ाव नहीं, रितु उसे पड़ाव भी नहीं मानती। फिर वो आगे किसके लिए चलेगी? अगली किसी मंजिल की तलाश में, या सिर्फ इसलिए कि चलना सबकी नियत ही होती है, उसकी भी? उसने अनीता की ओर देखा। वो दिल्ली की खूबसूरती देखने में व्यस्त थी। ये अनु भी बड़ी प्यारी है, जो बता तो समझ जाएगी। न बताने पर भी उसका कोई विशेष आग्रह नहीं होता था। जानती थी रितु लौटकर उस तक ही आएगी। ये जानना कभी कभी बड़ा भयानक लगता था रितु को। उसने अपना आप हमेशा लोगों से, परिवार से छुपा कर रखा था। वो जिंदगी को एक लंबे शराब के घूंट की तरह पीती है और देर तक उसके तिक्तता भरे नशे में रहती है। कभी उस पर टिप्पणी कर देती है, कभी उस पर हंस लेती है। देखा जाए तो जीने का यही तरीका उसे माकूल लगता है। वे रेस्ट हाउस पहुँचे तो रात के 2 बज चुके थे। थकान सबके चेहरों पर हावी थी। सब सोना चाहती थी, पर वो नहीं। उसे सुबह का इंतज़ार था, ऐसी सुबह जो उसके जीवन में सिर्फ एक बार आनी थी। और फिर कोई सुप्रभात किसी ने नहीं गाना था। हर कमरे में 4-4 बिस्तर लगे थे। 4-4 का ग्रुप बट गया और सोने की तैयारी होने लगी। रितु अपने बिस्तर पर लेटी बाहर देख रही है। खिड़की के बाहर एक टुकड़ा चांद, विशाल आसमान और न जाने कितने तारे। लॉन की हरी घास पर रोशनी का छिड़काव। कल ये सब बदल जाएगा। ये नहीं, सिर्फ वो। ये तो वही रहेगा, आज भी, कल भी। कितनी जल्दी 2 साल बीत गए और ये निर्णायक क्षण आ पहुंचा। रितु सोचने लगी, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो अपना समूचा जीवन सिर्फ एक दिन को दे देगी। फिर बाकी के सारे वर्ष वो क्या करेगी? बस वो एक दिन जी ले, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, जैसे वो चाहती है वैसे। बाकी के वर्ष चाहे उसे दूसरों के लिए जीने पड़े, वो जी लेगी उसी तरह। इस एक दिन के सिवा है ही क्या उसके पास जीने को, देने को? उसे वे सारी पंक्तियाँ ठीक ठीक तो याद नहीं जो उसने किसी पत्रिका में पढ़ी थी, पर कुछ लाइन्स उसे अभी भी याद हैं। हवा, पेड़ पौधे, ज़मीन, खुशबू, फूल, यादें, पहाड़, कविता, सपने, बातें, धूल। तुम किसी एक को चुनो और रहो सारी उम्र साथ उसके, शिकायत न करो। उसने लेखक का नाम पढ़ा, गिरीश। उसने उसे एक पत्र लिखा कि वो सिर्फ सपनों के साथ रह रही है, बगैर शिकायत के। जवाब में गिरीश का पत्र आया था, मैं तो सिर्फ धूल के साथ रह रहा हूँ, सपने कैसे होते हैं? रितु का मन हिल गया था। इसकी धूल में यदि थोड़े से सपने मिल जाएं तो यह इसे इतनी चुभेगी नहीं। जब यही बात उसने गिरीश को लिखी तो उसका जवाब था, मुझे किसी के सपने उधार नहीं चाहिए, मेरी आंखें उसे देख शर्मिंदा होंगी। तब अनचाहे ही रितु उसके लिए तड़प उठी थी, और उस तड़प का परिणाम था 2 सालों तक खतों का अनवरत सिलसिला। फ़ोन, लंबी लंबी कविताएं और कुछ एक फ़ोटो। रितु को हर क्षण लगता, इस आदमी से एक बार मिलना बेहद ज़रूरी है, उसकी धूल में अपने सपनों के रंग भरने के लिए। अनायास ही उसे अपनी स्वप्नशीलता चुभने लगी। रितु बिजनेसमैन बाप की इकलौती बेटी और गिरीश शादीशुदा। धरती आसमान कभी नहीं मिलते, दोनों जानते थे। कैसे वे ये भूल कर बैठे, जबकि जन्मजात कायरता दोनों में थी। और बहुत सोचने के बाद रितु को लगा कि अगर इसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती तो एक दिन, सिर्फ एक दिन वो इस शख्स के साथ जी ले, कैसे भी, कैसे भी। उसकी धूल में अपने सपनों की महक भर दे। उसे अपने सपनों का अछूतापन अखरने लगा। किसी ऐसे आदमी के साथ एक दिन जीना जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, सबसे बचाकर, सबसे चुराकर। उस दिन को अपनी छाती से लगाकर बाकी की ज़िंदगी किसी के भी हवाले कर देना। सबके बस की बात नहीं, पर उसके थी, और उसने अंतिम फैसला कर लिया। सारी ज़िंदगी न जीने से कहीं बेहतर था एक दिन जीना। और उसने गिरीश को लिखा, वो उसके साथ सिर्फ एक दिन जीना चाहती है, उसके शहर दिल्ली में, कैसे भी, किसी भी तरह। वो मना न करे। गिरीश न हाँ कह सका ना। रितु ने दिल्ली टूर की बात सहेलियों में चलाई और उनकी सहमति से प्रिंसिपल तक बात पहुंचाई गई। 2 महीनों बाद निर्णय हाँ में लिया गया। रितु जानती थी सिर्फ इसी तरीके से वो गिरीश से मिल सकती है, किसी और तरीके से नहीं। कल गिरीश आएगा उसे लेने। उसने अपना पता लिख दिया था। दिल्ली में 3 दिन रहना था और वो पहला दिन गिरीश के साथ गुजारना चाहती थी। कैसा होगा वो?
उसके कितने फ़ोटो उसने देखे थे, पर फ़ोटो देखने और वास्तव में देखने का फ़र्क वो जानती थी। विचारों से वे अजनबी नहीं थे, फिर भी एक खास तरह का संकोच रितु के मन में अब भी था। संकोच, पछतावा नहीं। वो उन लोगों में से नहीं थी जो आनन फानन निर्णय ले लेते, फिर सिर धुनते थे। और फिर आई वो सुबह, रितु के पोर पोर को जिसका इंतज़ार था। करीब 10 बजे गिरीश आ पहुंचा। उसने नीचे ऑफिस नुमा कमरे में अपना परिचय दे रितु को बुलवाया। अपनी टीचर के साथ रितु धड़कते हृदय से नीचे आई। गिरीश दूसरी टीचर से बात कर रहा था। आहट हुई और उसने ऊपर देखा। बादल के एक टुकड़े ने कसकर चांद को गले लगा लिया। रितु अभी इस क्षण इन आँखों के भूरे बादलों में खो जाएगी, फिर कभी नहीं निकलेगी। जी कर रहा है अभी इसी क्षण इन बादलों को छू ले। आखिर गिरीश ही संभला। उसने रितु की टीचर मिसेस शुक्ला का अभिवादन किया और हाथों में लिए हुए फूल रितु की ओर बढ़ाए, और रितु उसे लगा इसी वक्त इस शख्स की बाहों में झूल जाए। प्रलय का जो क्षण आना है अभी आ जाए, अभी। वो इससे पहली बार मिली थी तो कहाँ, इतने लोगों के सामने। वो इस पल इसकी बाहों में झूल नहीं सकती, इसका माथा नहीं चूम सकती, इसकी आंखें, इसकी पलकें, नाक, उंगलियां, होंठ। ओ खुदाया, इस आवेग से मुझे बचा। गिरीश ने टीचर से क्या कहा, क्या बहाने बनाए, वो नहीं जानती। उन दोनों का रचनाकार होना ही काम आया हो शायद, बस वो इतना जानती है। गिरीश के साथ बाहर उसके स्कूटर के समीप खड़ी है। कितना प्यारा है ये। इसके बाल, इसकी भौहें, आंखें, ठोड़ी, कुछ भी तो पराया नहीं है। रितु का मन किया इसके बाल बिखरा दे आगे बढ़कर, फिर ये और भी खूबसूरत लगेगा। गिरीश ने शायद उसके मन की बात समझ ली। उसकी नाक पकड़कर हल्के से हिला दी। दोनों हंस दिए। सारा संकोच बह गया। गिरीश स्कूटर चला रहा है। वो उसकी पीठ से गाल सटाए, दोनों बाहें उसकी कमर में बांधे बैठी है। गिरीश उसे बता रहा है, देखो ये शहर बहुत खूबसूरत है। यहाँ की सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ के लोग, यहाँ की रेस जैसी ज़िंदगी, यहाँ की भव्यता। ये क्या कहे जा रहे हो इडियट, कुछ अपनी बात करो। वो उसकी पीठ से गाल सटाए, आंखें बंद किए बस जी रही है। खुदाया, यही ज़िंदगी है, यही जो मैं तुमसे चाहती थी, जितनी देर मैं ये जी सकूं, ये पल, ये क्षण, ये दिन। रितु तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी, अचानक गिरीश ने कहा तो रितु चौंकी, फिर हंस पड़ी। अच्छा, मैंने सोचा तुम खूबसूरत कहोगे। रितु, हम देर से मिले तब जबकि हम फैसले लेने की स्थिति से गुजर चुके थे। स्थितियाँ क्या हमारी बनाई हुई नहीं? हम उन्हें बदल सकते थे, पर हम कायर हैं। हम दूसरों के सोचने की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि कई बार हम अपने जीने का ढंग तक बदल देते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? रितु ने तिक्त स्वर में कहा और उसकी आंखें भर आईं। नहीं, आज नहीं रोना। ये दिन तो तेरे जीने के लिए बना है। रोने का क्या है, सारी उम्र पड़ी है। सिर्फ एक दिन। गिरीश स्कूटर रोककर उसके करीब चला आया। उसके स्वर में जाने क्या था। मजबूती से संभाला गया रितु का मन पिघलने लगा। वो आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गिरीश ने उसे कसकर अपनी छाती से लगा लिया और वो जिंदगी की सख्त पथरीली राहों से छोटे छोटे सपने चुनने लगी। छोटे छोटे सुख, हल्के भूरे नरम पंखों वाली चिड़ियों की तरह, जो नन्हे नन्हे पंजों से एक हथेली से दूसरी तक फुदकती। ये सुख है, हाँ यही सुख है। हल्का गर्म, भूरा, मुलायम, रोएदार। इसकी गर्माहट हथेलियों से होती हुई अंदर कहीं जज्ब होती जाती है। और ये सुख जिसे छुआ जा सकता है, कसकर अपने गले लगाया जा सकता है, सारा दिन इसके साथ जिया जा सकता है। बहुत देर बाद रितु कुछ चैतन्य हुई तो उसे याद आया, गिरीश के साथ जाने कब वो इस होटल के कमरे में आ गई थी। और उसने करीब सो रहे गिरीश को प्यार से देखा और देर तक देखती रही। उसका चेहरा अपनी छाती से सटा बेतहाशा चूमा। आंखें, नाक, माथा, गर्दन, होंठ, पलकें, ठोड़ी, कंधे। ये मोहब्बत भी कैसी मजबूरी होती है। अपने अंदर की सच्चाइयों के साथ, अपने महबूब के साथ एक दिन जीना, फिर बिछड़ जाना। किसी को क्या मालूम आदमी कितना टूटता है, टूट कर कितना रोता है। गिरीश तब तक जाग चुका था। उसने आंखें खोलकर एक पल रितु को देखा, फिर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। रितु ने घड़ी देखी, 5 बज चुके थे। गिरीश, उसने उसके कानों से होंठ सटा लिए। देखो 5 बज गए हैं, मुझे 7 बजे वापस पहुंचना है।
पर अभी तो तुम कुछ घूमी ही नहीं। लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, कनॉट प्लेस और भी कितना कुछ। वो सब मैंने देख लिया, रितु हंस दी। अब कुछ खिलाओ तो सही, फीलिंग हंगरी। अरे हाँ, गिरीश ने वेटर को बुलाने के लिए घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि रितु ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ नहीं, चलो तैयार होकर बाहर चलते हैं। गिरीश मान गया। दोनों तैयार होकर बाहर आ गए, कुछ खाया पिया और सड़कों पर पैदल घूमते रहे, हाथों में हाथ डाले। कितनी बातें थी जिन्हें रितु कहना चाहती है, कितने सवाल हैं जिनके जवाब उसके पास नहीं। उसके तो सारे प्रश्न ही अनुत्तरित थे। गिरीश, मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र क्यों नहीं चल सकती, यूं ही हाथों में हाथ डाले, पैदल सड़कों पर घूमते हुए। गिरीश, मेरी सांसों की लय तुम्हारे सांसों जैसी क्यों है। गिरीश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। गिरीश, मैं सारी उम्र तुम्हारी आंखों की रोशनी की पगडंडी पर क्यों नहीं चल सकती। गिरीश, इन राहों पर कोई मोड़ क्यों नहीं है। गिरीश, ये जो एक दिन मैंने अपने जीवन का चुना है, बाकी के दिन मैं क्या करूँगी। वो जानती है इसमें से किसी का भी जवाब गिरीश के पास नहीं है, पर क्या उसके पास है। रितु, उसने सुना, गिरीश कह रहा है, जी करता है पीछे ना लौटूं, ऐसे ही जीता जाऊं, तुम्हें रोक लूं, ना जाने दूं, जी लूं तुम्हारे साथ जितना जी सकता हूं। भौतिक ज़रूरतें क्या मोहब्बत से बड़ी होती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता के प्रमाण पत्र हमारे लिए नहीं, फिर हम क्यों वही सब चाहते हैं। ऋतु, सब कुछ रहेगा, सिर्फ वही नहीं तो जो बीत गया। ऋतु चुपचाप उसके साथ चल रही है, अपने आप में खोई, उसे सुनती भीगती हुई, आसपास के माहौल से बेखबर। गिरीश का हाथ कोमलता से थामे। आसपास कितने मकान हैं, कितने घर। शाम हो रही है, लोग घर लौट रहे हैं। घर उसका तो कोई नहीं, वो किसका इंतज़ार करेगी। शाम भी रोज़ होगी, रात भी। वो किसकी बाहों में यूँ झूला करेगी। गिरीश को क्या कभी फिर मिल सकेगी। खुदाया, ये क्या कर डाला उसने। एक दिन किसी को सौंप कर वो हर दिन से खाली हो गई। उसके जीवन में सिर्फ एक बार ज्वार आना था, फिर हमेशा के लिए रीत जाना था। उसे लगा अभी कोई चमत्कार होगा और जादू के जोर से उनके कदमों के सामने एक घर खड़ा हो जाएगा। गिरीश शाम को घर लौटेगा, वो बच्चों की सार संभाल किया करेगी। कमबख्त औरत। रितु, कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो। दोनों पता नहीं किस जगह खड़े हैं, किन्हीं फूलों और पेड़ों के बीच। गिरीश वहीं घास पर बैठ गया, रितु को अपने पास खींचकर। रितु पहले उसके कंधों पर झुकी, फिर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। वो बहुत थकी लग रही थी। सचमुच थक गई है या मानसिक संघर्ष के कारण, गिरीश नहीं समझ पाया। उसने रितु के चेहरे से बाल हटाए और उसका माथा चूम लिया। दो आंसू रितु की आंखों में आए, जिन्हें छिपाने उसने लेटे लेटे ही गिरीश की गर्दन में बाहें डाल दी और आधी उठती हुई उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। पर क्या वो गिरीश से छिप सकती थी। उसने उसके बालों को चूम लिया। रितु, मैं ये नहीं कहता कि तुमने मेरे साथ एक दिन बिताने का फैसला करके सही किया या गलत, क्योंकि ये हद हम पार कर चुके हैं। मैं बावजूद तुम्हारे साहस के एक बात तुमसे पूछता हूँ, ये दिन हमें खाली करेगा या भरेगा। मैं क्या ज़िंदगी के बाकी दिन जी पाऊँगा। तुम्हारी मोहब्बत जो मेरी नसों में भर गई है, क्या मेरे सिर चढ़कर न बोलेगी। अभी तक तुम्हें चाहते हुए जीना कहीं अधिक आसान था, पर तुम्हें पाने के बाद तुमसे अलग होकर जीना क्या हम पर जुल्म नहीं। रितु, बोलो ना, क्या कल के बाद के सारे दिन तुम उसी सहजता से जी लोगी। उसने रितु का चेहरा उठाकर अपने सामने कर लिया। आंसुओं को रोकने की कोशिश में उसका चेहरा बन बिगड़ रहा है। किसी को बता दो तुम्हें सिर्फ आज जीना है, तो क्या वो अपनी सारी हसरतें एक दिन में पूरी करना ना चाहेगा। चाहेगा तो क्या जुर्म करेगा। रितु ने उसके कंधे में अपना सिर छिपाते हुए कहा, गिरीश, गिरीश, मुझे अपने होटल ले चलो, अभी इसी वक्त। चलो। गिरीश ने उसे सहारा देकर उठाया और अपने साथ ले लिया। 7:30 बज चुके और उस कमरे में मोहब्बत सैलाब की तरह बह रही है, बाढ़ तोड़कर आई नदी की मानिंद। कोई सारी जिंदगी का प्यार एक दिन में कैसे कर सकता है। रितु नहीं जानती थी, गिरीश भी नहीं। बाहें बदन से अलग नहीं होती, कसती जा रही हैं। जितना पा सकते हो पा लो, अगला क्षण कयामत का क्षण होगा। सारी जिंदगी तुम्हारी आंखें उसे देखना चाहेंगी जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तुम सब देखोगे,
बस उसे नहीं, ऋतु पर जैसे जुनून सवार था। ये दो बदन अनंत काल तक साथ रहे। समय कहीं नहीं जाएगा, इनकी चौखट से लगकर बैठा रहेगा। जब ये चाहेंगे तभी उठेगा, आगे बढ़ेगा। आज समय ने सिर झुका लिया है, बस अंदर से टूटी फूटी आवाज़ें उस तक पहुंच रही हैं। गिरीश, गिरीश, मुझे बहुत प्यार करो। ये ना जाने कैसी प्यास है इस प्यार की, जितना मिलता है कम पड़ता है। गिरीश, चलो हम कहीं भाग चलें, तुम्हारे साथ मैं कहीं भी जी लूँगी। फुटपाथ पर, नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे, पहाड़ों पर, कहीं कहीं भी। गिरीश, गिरीश। समय ने उठकर चलना आरंभ कर दिया है। आरंभ, वो तो चल ही रहा है तभी से। जिसे लगा है उसकी अपनी मनस्थित है। रात के 10 बज गए हैं। दोनों को अभी भी होश नहीं। आके गिरीश ने ही याद दिलाई। ऋतु ने उसके होंठ चूमे और खामोशी से तैयार होने लगी। गिरीश ने तैयार होकर 2 कप चाय मंगवाई और कुछ खाने को भी। दोनों ने सिर्फ चाय पी और बाहर आ गए। गिरीश स्कूटर चला रहा है, ऋतु चुप है। जाने क्या खोया, क्या पाया। उसका अपना आप ही उससे खो गया। जाने वो खुश है या उदास। रास्ते पर कोई कुछ ना बोला। मौन की भाषा कहीं अधिक सार्थक होती है। रेस्ट हाउस के सामने स्कूटर रुका। ऋतु उतर कर उसके सामने आ गई। गिरीश, मैं सोचती थी ये एक दिन में अपनी छाती से लगाकर आराम से जी लूँगी, अब तो मेरे सारे दिन ही खो गए। उसकी आवाज़ काँप रही है, वो समूची काँप रही है। गिरीश ने गहरी सांस ली, उसके गाल थपथपाए और दोनों अंदर आ गए। चौकीदार ने उन्हें घूर कर देखा। टीचर और सहेलियां बाहर आ गए। ऋतु नहीं जानती उन्हें क्या क्या फप्तियाँ और आक्षेप मिले। गिरीश ने किस तरह सफाई दी, बस इतना याद है। गिरीश ने उसका हाथ हल्के से दबाकर छोड़ दिया और हारे हुए कदमों से बाहर आ गया। सारी बातें ऋतु के सिर के ऊपर से गुजर रही हैं। वो चुप है। उसे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना। जो उसके अंदर है इतना गहरा कि कोई आवाज़, कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। अंदर जाने का आदेश सुन वो थके कदमों से ऊपर की ओर चल पड़ी। दरवाज़ा अनीता ने खोला। उसने गौर से ऋतु को देखा। थकान, टूटन, उदासी, खुशी, निराशा, जाने क्या क्या था उसके चेहरे पर। उसने ऋतु की बाँह पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। ऋतु ने उसकी तरफ देखा नहीं, अपनी भर आई आंखों को पोंछा और बिस्तर की ओर बढ़ी ही थी कि अनीता ने खींचकर उसे अपने गले से लगा लिया। सारा बांध टूट गया और वो अनु के कंधे से लगकर फूट पड़ी। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी सिर्फ एक दिन। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।